आज का हमारा टॉपिक होगा व्यय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करना, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अगर हम अपने एक्सपेंडिचर जो पूरे इंडिया में या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हमने एक्सपेंडिचर किए हैं जहाँ जहाँ, उन सबको अगर हम एक साथ इकट्ठा कर लें और उनका एडिशन कर लें कि कहाँ कहाँ हमने खर्चे किए हैं, तो वह जो विधि है उस विधि से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, अपने नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। तो इस विधि में हम जीडीपी एमपी हमें प्राप्त होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्योंकि हमने अपने खर्चे किए और जो जो सामान हमने खरीदे पूरे इंडिया में एक साल में, उनकी सारी कीमत को अगर हम इकट्ठा कर लें तो वो क्या होगा, व्यय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन कहलाएगा। इस विधि को उपभोग तथा निवेश या कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड या आय विन्यास विधि, इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। तो ये जो मेथड है, इस मेथड के अनुसार हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, अंतिम उपभोग व्यय, जहाँ जहाँ भी अंतिम उपभोग व्यय हुए उन सबको हम काउंट कर लेंगे, अर्थात फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, चाहे वो गवर्नमेंट ने किया हो चाहे प्राइवेट लोगों ने किया हो, प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कुल साल में जो हमने वित्तीय वर्ष माना है, उस वित्तीय वर्ष में कितना सकल घरेलू पूंजी निर्माण हुआ, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितनी हुई, प्लस शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का मतलब हमने आयात और निर्यात दोनों ही करते हैं देश, तो आयात और निर्यात के डिफरेंस को शुद्ध निर्यात कहेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि अंतिम उपभोग व्यय अर्थात फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। किस किस में, निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, अर्थात ये जो होगा प्राइवेट कैपिटल कंजप्शन और ये जो होगा गवर्नमेंट फाइनल कैपिटल व्यय विधि के फॉर्मूले को समझते हैं। व्यय विधि में जब हम व्यय करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन ये व्यय हमने कहाँ कहाँ किया, किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ किस किस ने व्यय किया, उस सबको हमें कैलकुलेट करना है। तो अंतिम उपभोग व्यय देखेंगे, क्या है ये, अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण, प्लस क्या है ये, सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध निर्यात, प्लस शुद्ध निर्यात। देखें यहाँ हम देखें अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम उपभोग व्यय भी दो हिस्सों में टूटेगा और दो हिस्से होंगे, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। यह सामान खरीदने के लिए हो गया। सकल घरेलू पूंजी निर्माण अर्थात इसमें प्राइवेट लोगों ने अपने मकान बनाए, उनको भी इसमें आकलित करेंगे, और सरकार ने अगर रोड पुल बनाए हैं तो उनको भी इसमें आकलित करेंगे। हमने कितना शुद्ध निर्यात किया, अर्थात निर्यात और आयात का जो अंतर होगा वो शुद्ध निर्यात होगा। तो इस तरह से हम इसको दोबारा से आगे चलेंगे। अंतिम उपभोग व्यय के दो टुकड़े कर देते हैं, और ये अंतिम उपभोग व्यय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको भी हम नोट करते चलते हैं। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ये क्या है, अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण, प्लस क्या कर देंगे हम, सकल घरेलू पूंजी निर्माण अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन शॉर्ट में लेते हैं, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये जो हमारे पास आया। अब हम अंतिम उपभोग व्यय के दो टुकड़े करते हैं, क्या है, अंतिम उपभोग व्यय। तो अंतिम उपभोग व्यय, और इसको हम दो टुकड़ों में समझ सकते हैं, निजी
अंतिम उपभोग व्यय अर्थात निजी अंतिम उपभोग व्यय सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस किसको जोड़ते हैं इसमें, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय अर्थात हम कह सकते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन दो पार्ट में तोड़ दिया हमने, अर्थात फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की हमने यहाँ दोबारा से हमने क्या किए हैं, दो हिस्से कर दिए हैं और इन दोनों हिस्सों में से हम देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये क्या हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। तो दो टुकड़े हो गए हमारे किसके, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ये दूसरा पॉइंट हमारे पास, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जैसा कि सकल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, इसका मतलब हमने सकल घरेलू पूंजी निर्माण किया तो दो हिस्से इसके होंगे, क्या क्या होंगे देखें, सकल घरेलू पूंजी निर्माण ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के हमारे पास दो हिस्से हैं दोबारा से। सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, क्या करेंगे, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण प्लस कर देंगे इसमें चेंज इन स्टॉक, अर्थात ग्रॉस, सकल का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपको पता ही है, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हम पहले भी फॉर्मूला देख चुके हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अर्थात शुद्ध निर्यात, और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट, अर्थात कुल एक्सपोर्ट हमने कितना किया, कितना हमने इंपोर्ट किया, इनका डिफरेंस, अर्थात निर्यात माइनस आयात, डिफरेंस कर लेंगे तो शुद्ध हमें क्या मिल जाएगा, शुद्ध निर्यात हमें मिल जाएगा। इस तरह से अब हम फॉर्मूले को एक साथ इकट्ठा करके लिखेंगे तो देखते हैं कि हम यहाँ पुट कर देते हैं अंतिम उपभोग में, अंतिम उपभोग के हिस्से दोनों, प्राइवेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पुट कर देंगे। इधर सकल घरेलू पूंजी निर्माण के लिए हम देखें कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण अर्थात फिक्स्ड जब सब लगेगा तो डेल्टा एस प्लस कर देंगे। इधर चेंज इन स्टॉक का हमारा पुराना फॉर्मूला, शुद्ध निर्यात माइनस आयात अर्थात एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस। अब हम देख पाएंगे टोटल हमारा फॉर्मूला क्या बना। इस तरह से हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ, जीडीपी एमपी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध निर्यात, अर्थात फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट
हमने अंतिम उपभोग के अभी हिस्से समझे थे कि फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट करेंगे, निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, प्लस ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है या सकल घरेलू पूंजी निर्माण, इसको हम ऐसे नोट करेंगे, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। जब यहाँ स्थायी शब्द आएगा तो डेल्टा एस प्लस कर देंगे। ऐसे ही शुद्ध निर्यात एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको हम ऐसे नोट कर पाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अर्थात इधर सी को कैसे करेंगे हम, ये किसका है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, अर्थात प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस टोटल क्या हुआ इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF की बात करते हैं या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के हमारे पास टुकड़े होते हैं और ये टुकड़े हम समझेंगे। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इधर वही चेंज इन स्टॉक प्लस कर दिया जो पहले हम स्टेप समझ चुके हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 टुकड़े हो गए। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जब फिक्स्ड शब्द आ गया साथ में तो चेंज इन स्टॉक भी साथ में आएगा। तो 2 टुकड़े इस तरह से हम देख रहे हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक। इधर चेंज इन स्टॉक को आगे देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इधर हम ग्रॉस प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन के जब हिस्से देखते हैं कि ये जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के हिस्से देखते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ न्यू प्लांट्स मशीनरीज इक्विपमेंट्स। इसका मतलब बिजनेस के लिए जो हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की परचेज करने के लिए, तो वो एक हिस्सा इसका एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट होगा ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो हमने ग्रॉस जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन किया है उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस बाय द हाउस होल्ड, जो हमने हाउसेस बनाए हैं वो सेकंड इसके पार्ट्स में आएंगे। इसी का थर्ड हिस्सा होगा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, हमने कंस्ट्रक्शन किया फ्लाईओवर, रोड्स एंड ये कौन करेगा, गवर्नमेंट, रोड्स फ्लाईओवर हॉस्पिटल्स बनाए, ये सब तीनों मिला करके क्या हुआ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हम तीनों हिस्से इसके समझ गए, किसके, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के। और इस तरह से आगे हम देखें कि नेट एक्सपोर्ट अर्थात एक्स माइनस एम, इसको नोट कर देते हैं, तो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। इट शुड बी इन ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। हमने एक साल में कितना तो एक्सपोर्ट किया, कितना वहाँ से इंपोर्ट किया, उसका डिफरेंस हम क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट लगाएंगे। इस तरह से हम अपने फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, GDP मार्केट प्राइस PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अर्थात PFCE का मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट। इस तरह से ये फॉर्मूला हमें समझ आ गया होगा। अब हम कुछ इसकी प्रिकॉशंस को देखते हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इसका मतलब व्यय विधि संबंधी सावधानी अर्थात प्रिकॉशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट प्रिकॉशन होनी चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या प्रिकॉशंस। सबसे पहली है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय धन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। नंबर पहला हम ध्यान रखेंगे। नंबर 2 इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब वहाँ आ गई, अगर हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो घर में जब घर की टोटल कितनी वैल्यू हमने इन्वेस्ट की उसको हम अपनी वैल्यू को डालेंगे, और ऐसा नहीं कि उसमें बीच बीच में क्या क्या सामान लाए उन सबको डाल दें, ऐसा नहीं। सेकेंड, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। हस्तांतरित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। पुनः बिक्री की गई वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। परचेज ऑफ फाइनल
assets, shares, debentures, bonds, ETCs will not be included, but commission or brokerage or such final assets is included. शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि से प्राप्त धन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, परंतु इनमें किया गया कमीशन शामिल किया जाता है. फिफ्थ, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन लाइक रेंट ऑफ ओन हाउस, प्रोडक्शन ऑफ फॉर द सेल्फ कंजप्शन, स्वभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं पर होने वाले व्यय के आरोपित मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है. इसका मतलब हमें यह सावधानियां लेनी है और फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं. कैलकुलेट NNPFC बाय एक्सपेंडिचर मेथड. व्यय विधि से कैलकुलेट करना है हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात हमें नेशनल इनकम फाइंड करनी है. बी, नेट नेशनल प्रोडक्ट बाय वैल्यू एडेड मेथड, अर्थात उत्पाद विधि से भी हमें फाइंड करना है. तो हमारा डेटा जो रखा है आइटम्स एंड इनकी वैल्यूज़ हैं करोड़ रुपीज़ में. नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250 करोड़ रुपीज़, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण. नेट एक्सपोर्ट शुद्ध निर्यात कितने हैं 50. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 900, अर्थात निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना है 900. वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, मध्यवर्ती उपभोग में जो वस्तुएं ली हैं उनकी वैल्यूज़ क्या क्या है. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तीनों की वैल्यूज़ हमें गिवन है. क्या वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन में जो यूज़ की गई हैं 400, 300 एंड 100. नेक्स्ट हम देखें और क्या क्या गिवन है. वैल्यू ऑफ आउटपुट, उत्पाद का जो मूल्य मिला, आउटपुट मिला, प्राइमरी सेक्टर में कितना मिला 900, सेकेंडरी सेक्टर में 800, टर्सरी सेक्टर में 400. कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अर्थात स्थिर पूंजी का उपभोग, अर्थात ये जो स्थिर पूंजी का उपभोग होता है ये क्या होता है डेप्रिसिएशन 80. इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर कितना है 100. गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अर्थात सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना है 100. सब्सिडी, आर्थिक सहायता 10. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अर्थात विदेशों से शुद्ध राष्ट्रीय आय -20. तो ये हमारे पास कुछ डेटा है, इसके मुताबिक हमें NNPFC फाइंड करना है. दोनों विधियों से करते हैं आगे कैलकुलेशन. अब हम प्रश्न को हल करेंगे व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड से. इसका फॉर्मूला में हमें मिलेगा GDPMP, तो C + G + I + एक्सपोर्ट नॉट इम्पोर्ट, अर्थात ये क्या निजी अंतिम उपभोग है, सरकारी अंतिम उपभोग है प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस शुद्ध निर्यात. तो इसमें हम फॉर्मूले के हिसाब से अपने वैल्यूज़ डाल देते हैं जो हमारे क्वेश्चंस में गिवन है. हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वैल्यू डालेंगे. निजी अंतिम उपभोग कितना दे रखा है 900, सरकारी अंतिम उपभोग कितना दे रखा है 100, प्लस इसमें है शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, अर्थात नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन I कितना है हमारे पास 250, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट शुद्ध निर्यात 50. देन वी विल गेट द वैल्यू. कैलकुलेट कर लेते हैं इसे और कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा 1000 प्लस 300 = 1300. ये हमें करोड़ रुपीज़ मिल गया, करोड़ रुपीज़. GDPMP हमें फाइंड करना है फाइनली NNP एट फैक्टर कॉस्ट. ये हमारे क्या होती है नेशनल इनकम, इसी को क्या बोलते हैं हम नेशनल इनकम. ये हमारी नेशनल इनकम होती है. लेकिन हमें मिल चुका है क्या GDP एट मार्केट प्राइस. GDP पर मार्केट प्राइस हमें मिल चुका है कितना 1300. फाइंड करना है NNPFC. तो ग्रॉस टू नेट फॉर्मूला जनरेट करते हैं. ग्रॉस से नेट पर जाते हैं क्या होता है माइनस डेप्रिसिएशन. पहले हम समझा चुके हैं फॉर्मूले. डोमेस्टिक टू नेशनल पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. ऐसे ही मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT. तो अभी हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो गया है कि GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. वैल्यूज़ डाल देते हैं तो हमारे पास कितने वैल्यूज़ है
00 हम निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। माइनस डेप्रिसिएशन गिवन है हमारे क्वेश्चन में 80 प्लस ये माइनस का 20, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 90। वैल्यू डाला तो हमें टोटल मिल गया 1110 करोड़ रुपीज़। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा बी पार्ट इसका, इसी प्रश्न को हमें उत्पाद विधि से करना है। किससे करना है? उत्पाद विधि। उत्पाद विधि, इस क्वेश्चन को हमें किससे करना है? उत्पाद विधि से करना है। और उत्पाद विधि को हम इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड कह सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड के अनुसार हमें पता है, हम पहले जान चुके हैं कि हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा। फॉर्मूला हमें पता है क्या? उत्पाद का मूल्य, उत्पाद का मूल्य, कितना उत्पादन हुआ उसका कुल का मूल्य, माइनस मध्यवर्ती उपभोग, हमने क्या क्या मध्यवर्ती वस्तुएं उपयोग की उन सब का योग, मध्यवर्ती उपभोग। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उपभोग अर्थात इसको हम नोट करें, उत्पाद को वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वो तीनों क्षेत्रों में है। क्या है? उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग हमें देखना है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड, टर्सरी। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इन तीनों का एडिशन वैल्यू ऑफ आउटपुट, इन तीनों का एडिशन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो हम डाल देते हैं अपने क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट 900 प्लस 800, सेकेंडरी। टर्सरी में कितना हमने आउटपुट मिला है हमें टर्सरी फील्ड में, तृतीय क्षेत्र में, उन सबका एडिशन। ऐसे ही माइनस हमने कितना मध्यवर्ती उपभोग किया प्राइमरी सेक्टर से, फिर सेकेंडरी सेक्टर से, फिर टर्सरी सेक्टर से, इन सबको हमने एडिशन कर लिया। देन वी विल गेट द वैल्यू 1300। ये हमें मिल जाएगा इनका सॉल्यूशन निकालने के बाद। सॉल्यूशन इतने करोड़ रुपीज, ये हमारा आंसर होगा फाइनली। तो अब हमें जीडीपी एमपी फाइनली प्राप्त हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हम देखें हमें क्या फाइंड करना है फाइनली, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये होती है नेशनल इनकम, ये हमारा टारगेट है फाइंड करने का। हमारे पास क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। फिर से ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। फिर डोमेस्टिक टू नेशनल इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फिर मार्केट वैल्यू टू फैक्टर कॉस्ट, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। तो जीडीपी एमपी कितना है 1300 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है -80 प्लस माइनस का नफीफा minus 90 taxes, indirect taxes. So we will get 1300 minus 190. Then we get 1110 crores. ऐसे हम आंसर्स को निकाल पाएंगे।